नमस्कार साथियों, आप सबका अपने चैनल द फलक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे, आज हम 20 से 40 तक क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उस वीडियो के अंदर थोड़ा क्वालिटी का इशू था, कई क्वेश्चन साफ नज़र नहीं आ रहे थे। और आज की इस वीडियो में मैं क्वालिटी को ध्यान में रखूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा क्लियर विजन आपको मिल सके उतनी कोशिश की जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं। कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हमने 0.456 जो दशमलव भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलिए। तो हमने क्या करना है, 0.456 जो आपकी भिन्न है इसको दशमलव में बदलना है, तो आप इसको प्रतिशत में बदलना है दशमलव भिन्न को। सबसे पहले इसका दशमलव खोल देंगे, ये हो गया दशमलव खोला, इसके बाद 3 स्थान थे तो 3 जीरो आ गई। और आपने क्या करना है, जब भी किसी भी भिन्न को या किसी भी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हम उसको 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये बच गया हमारा 456/10। तो एक स्थान के बाद दशमलव आ जाएगा, ये होगा 45.6%। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द एक्स वैल्यू फॉर x2 + 62 इज इक्वल टू 102। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर स्टेटमेंट में थोड़ा इशू है। जो इसका ऑप्शन है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी आता है, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर सी नहीं आ सकता। ये मानिए कि यहाँ पर x2 है, ये स्टेटमेंट हो गई है 2x + 62 इज इक्वल टू 102। अब यहाँ पर देखिए, हम x2 को 2x भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2x इज इक्वल टू 102। 62 इधर प्लस का, उधर जाकर किस चीज़ को जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या, 2 में से 2 के 0, 10 में 6 के 4, और x इज इक्वल टू ये 2 गुना में इसके साथ इधर आके भाग का हो जाएगा, ये आ गया 20। तो इसका आंसर तो 20 आता है इस हिसाब से। और यदि हम यहाँ पर x2 की बजाय x की पावर 2 लेते हैं, यानी कि ये मान के चलिए x की स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस में 62 इज इक्वल टू 102 है। तो इस केस में क्या होगा, x की 2 इज इक्वल टू 102 माइनस 62 होगा, और वो होगा x की 2 इज इक्वल टू 2 में से 2 का 0, 10 में 6 गए 4, और x इज इक्वल टू 40 का वर्गमूल, जो कि 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये इसका ऑप्शन में आंसर नहीं आ सकता। तो ये दोनों ही ऑप्शन के अंदर आंसर नहीं है। जो हमारा वर्गमूल 40 आया है और 20 आया है, लेकिन इसको ऑप्शन में सी जो 8 दे रखा है। यदि हम इसको 8 आंसर आना चाहिए तो इसकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि हम इसको x की वैल्यू 8 रखते हैं और x² इज x2 + 62 इज इक्वल टू 102, और यहाँ पर 8 करते हैं तो 8² इज इक्वल टू 62 इज इक्वल टू 102। 8 × 2 = 64 + 62 इज इक्वल टू 102। 60 60 126 इज इक्वल टू 102। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए 126 102 के बराबर तभी होगा जब दोनों संख्याएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 126 आपका इज इक्वल टू ये होना चाहिए था, जहाँ पर 102 लिखा हुआ, ये 126 होना चाहिए था स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो चलिए, आपने क्वेश्चन समझ में आएगा आपने करना कैसे है। मैंने आपको 2-3 ऑप्शन बता दिए हैं। जैसे 2x कंसीडर करेंगे तो ये आंसर आएगा, आपने ऐसे सोल्व करना है, और x² करेंगे तभी ऐसे सोल्व करना है आपने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या है। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, 550.37 का वर्गमूल। मैंने पहले भी वर्गमूल के क्वेश्चन में बताया है, आपने क्या करना है, पहले इसके जो दशमलव से इधर की संख्या है उसके जोड़े इधर को बनाते हुए चलेंगे, जो दशमलव उधर की संख्याएं हैं उनके जोड़े बनाते हुए उधर को जाएंगे। सबसे पहले 0 और 5 का ये जोड़ा बन गया 50, यहाँ पर सिंगल इसको सिंगल रहने देंगे। अब उधर जाते हुए जोड़े बनाएंगे, 3 और 7 का एक जोड़ा बन गया। अगर हम ऑप्शन में देखें तो दशमलव के बाद 2-2 स्थान हैं, तो हमें 2 स्थान तक आंसर निकालना होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ एक जोड़ा है तो एक ही स्थान तक आंसर आएगा। तो हम दूसरा जोड़ा बनाने के लिए 2 जीरो लगा लेते हैं और एक जोड़ा ये बना लेते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले क्या 5 है हमारे पास। मैंने बताया था कि जो आप यहाँ लिखेंगे वही आपने यहाँ लिखना, और उन दोनों को गुना करके इसके नीचे लिखना है। तो हम यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं, यहाँ भी 1 लिखते हैं, तो 1 गुना में 1 होगा, ये 5 से कम होगा। तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखेंगे, और इन दोनों की गुना करके 2 दूनी 4 हमने यहाँ पर लिखा। यदि 3 लिखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, उस पर नहीं जाएगा ये। तो 5 में से 4 1, ऊपर से एक जोड़ा उतारेंगे, ये 150 हो गया।
लास्ट में जो यहाँ पर आपकी संख्या ऊपर जो आपने लिखा था वो उसमें जोड़ना है, यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 4। अब इसको देखो कितने पे जाएगा, ये चौक चौक 16, 4 पे नहीं जा पाएगा, 3 पे जाएगा, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, 10 में से 9 गए 1, 4 में से 2 गए 2। अब आगे दशमलव आ गया तो आपने उसी टाइम यहाँ पर दशमलव लगा लेना है अपने आंसर में भी। अब ऊपर से एक जोड़ा उतारेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर 43 था, इसके लास्ट में कितना था 3 था, अब जो हम 3 पे गए थे तो इसमें 3 जोड़ देंगे, 43 और 3, यहाँ पर 3 प्लस कर दिया हमने, यहाँ पर 2 प्लस कर देते हैं, 43 और 3 46। अब देखिए किस पे जाएगा, 4 पंजे 20, 5 पे जा सकता है, 5 पे अगर हम करते हैं तो ये इससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये 4 पे जाएगा, यहाँ पर चौक चौक 16, 4 6 24 से 25 का 5 का लगे 2, चौक चौक 16 और 2 18, 7 में से 6 गया 1, 13 में से 5 गए 8, 10 में से 8 गए 2, 1 में से 1 गए 0। आगे से एक जोड़ा फिर हमने बनाया था जो 2 0 लगाकर ये इसको ले लिया। 464 में फिर हम लास्ट में 4 है तो इसमें 4 और प्लस कर देंगे, ये हो गया 468। अब इसको हम करते हैं 4 7 28, 7 पे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 6 पे जाएगा, यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर 6, 6 6 36, हासिल 3 6 48 और 3 51 के 1 लेके 5, 6 6 36 5 41 के 1 लेके 4, 6 6 24 और 4 28। ये देखिए ये इस पर भी ज़्यादा हो गया, यहाँ पर भी 6 पर भी, ये 6 पर भी ज़्यादा हो गया है। 6 6 36 के 1 लेके 3 6 48 51 इसलिए 5 6 7 और 5 6 4 4 28, हाँ 28,116 बन गया है ये 6 पे भी ज़्यादा होता तो ये अभी हम इसको 5 पे लेके जाएंगे। पाँच 25 का 5 काश लगे 1, 5 8 40 और 2 42, 2 4, 5 6 30 4 34 4 काश लगे 3, 5 20 और 3 23। ये आ गया हमारा। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 3 गए 4। फिर हम 2 0 फिर लगा लेंगे। 4685 में लास्ट में 5 था तो 5 और जोड़ देंगे, ये हो गया 4690। अब देखिए किस पे जाएगा, अगर यहाँ पर हम 1 लगाते हैं तो ये हो जाएगा 46,901, लेकिन संख्या एक और ज़्यादा है। हम यहाँ पर 3 स्थान हैं, एक और लगे 4 छोड़ देते हैं, 1 2 3 4, 46 ये लगभग 8 या 9 पर जाएगा। हम 9 पर देख लेते हैं। 4690 9, 89 निम्न 81 गज लगे 8, 9 6 14 8 5 2 गज लगे 6, 9 36 और 6 42,281 और 4690 में ये चला गया 9 पे। निम्न 81 के गज लगे 8, 8 का 8 ऐसे आ गया। निम्न 81 1 8 9 6 14 8 62 2 6 9 चौके 36 और 6 42। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 2 गए 5, 6 में 2 गए 4। हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया 23.459। वैसे तो 2 स्थान तक ही हमें निकालना था 23.45 और यहाँ पर ऑप्शन 23.46 है। वो 4 6 इसलिए आया कि लास्ट में 9 था, हमने इसको कट कर दिया और यहाँ पर 1 बढ़ा दिया, तो इसको ऑप्शन आ गया आपका डी। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन हमारा 25, व्हाट इज द साइड ए बी इफ ए सी इजकल टू 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इजकल टू 6 सेंटीमीटर। जैसे कि हम त्रिभुज को देख रहे हैं, ये है समकोण त्रिभुज आपकी, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये होती है समकोण त्रिभुज। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, तो वहाँ पर आपने ध्यान रखना है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। ये आपने फार्मूला ध्यान रखना है। आगे जो क्वेश्चन है 2 3 में यही फार्मूला यूज होगा, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये होता है कर्ण, ये होता है आधार और ये होता है लंब। तो हमारे यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो इसकी जगह ये आ गया 10 का स्क्वायर बराबर आधार। इसने बोला कि ए सी 10 और बी सी इक्वल टू 6, बी सी ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ये हमें निकालना है।
तो आधार हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पर आधार का स्क्वायर लिखेंगे, जमा लंब का स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर आपने ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, आधार के स्क्वायर को इधर रख लेंगे और 6 को इधर ले आएंगे, तो ये क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 की 2 बार गुना, 10 दाया 100, 6 6 36, आधार का स्क्वायर। 100 में से 36 गए, ये आ गया आपका 64 बराबर आधार का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर को इधर लेके आएंगे आधार का, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 64 का वर्गमूल इज इक्वल टू आधार के बराबर होगा। 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 इज इक्वल टू आधार, यानी कि जो आपका 8 सेंटीमीटर है वो आ जाएगा। आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा, आधार कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक लास्ट में आपने ये ध्यान रखना, जब तक स्क्वायर चल रहा है साथ में यहाँ पर ये आएगा, अगर आप स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 में व्हाट इज द साइड ए बी इफ बी सी इजकल टू 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इजकल टू 9 सेंटीमीटर। कहता है यदि बी सी 15 सेंटीमीटर है, ये आ गया बी सी 15 सेंटीमीटर और ए सी 9 सेंटीमीटर है, ए सी 9 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान ज्ञात करो। ये क्या आपका वही कर्ण लंब आधार, आधार निकालना हमें, तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे। कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, ये इसको फार्मूले का आधार का स्क्वायर इधर ले लो पहले ही, बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस लंब कितना आपका 9 सेंटीमीटर, देखा 9 का स्क्वायर। 15 15 225 माइनस 9 81, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 1 का 1, 144 आ गया, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर 144 है। तो आधार बराबर क्या होगा 144 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन डी आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, वो कहता है कि ए बी 7 सेंटीमीटर है और बी सी 5 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तीनों क्वेश्चन एक ही फार्मूले पे बेस हैं। आकृति में देखिए, ए बी उसने बोला कि 7 सेंटीमीटर है और बी सी उसने बोला कि 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है, जो कि कर्ण के बराबर है। ये हमारे पास हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर। 7 7 49, 5 5 25, 49 और 5 54, 9 और 5 14, 4 का लग गया 1, 4 1 5 2 74। कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 74, और कर्ण किसके बराबर आ गया 74 के वर्गमूल के बराबर। अब हमें क्षेत्र का वर्गमूल निकालना है यहाँ पर। 7 7, अब हम क्षेत्र का वर्गमूल निकालेंगे। 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। अगर 9 लिखेंगे यहाँ पर 9 लिखे तो 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, तो यहाँ भी 8 8 2 64, 4 में 4 के 0, 7 में 6 गया 1 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, और वर्गमूल निकालना तो जोड़े में चलेगा, यहाँ पर 0 डबल ले लेंगे, और 8 8 कितना हो गया 16 हो गया। तो ये जाएगा 16 6 के 96, देखते हैं 6 पे जाता है कि नहीं। 6 6 36 6 का लगे 3, 16 96 3 99, हाँ 6 6 36 का 6 का लगे 3, 6 6 36 और 3 39 का 9 का लगे 3, 6 कम 6 और 3 9, ये आ गया। देखिए 10 पे 6 के 4, 9 से 9 के 0, 9 से 9 के 0, 4 बच गया। 8.6 हमारा ऑप्शन में देख लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन बी है, तो 8.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको वर्गमूल भी आना चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने पहले समझाए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो आपको अच्छे से समझने हैं। इसलिए अगर आप बीच में वीडियो को स्किप करके आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में फिर मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट में इसने दिया था कि ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है और बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, और ए सी का मान निकालना जो कि कर्ण के बराबर है। ये कर्ण आपका, ये आधार है, ये लंब है, और ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यदि कुल लंबाई जो कि L 2.75 मीटर और L1 अनुपात L2 2.3 अनुपात है, तो L2 का मान क्या होगा।
मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कुल लंबाई कितनी दी उसने 2.75 मीटर। यहाँ पर L इज इक्वल टू 2.75 मीटर हो गया। ये अनुपात दे रखा है L1 और L2, हम यहाँ लिखेंगे अनुपाती योग। अनुपात का योग कितना होगा, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों अनुपात का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, यदि कुल लंबाई 2.75 मीटर है, यानी कि अनुपात 5 का मान 2.75 मीटर है, तो हम लिखेंगे अनुपात 5 का मान 2.75 हो गया। और अनुपात 1 का मान क्या होगा, 2.75/5 होगा, क्योंकि कम होगा तो कम के लिए भाग करते हैं। और हमें निकालना क्या, उसने पूछा कि L2 का मान क्या होगा। L2 का अनुपात कितना है, 3, तो हम लिखेंगे अनुपात 3 का मान क्या होगा, 2.75/5 गुणा में 3। अगर हम इसका दशमलव खोल देते हैं तो बटे में 100 हो जाएगा। ये इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं, दशमलव खोल देते हैं हम इसका, आपको आसानी रहेगी। 100 गुणा में 5, ये हो गया 5 एकम 5, 5 बचो 25, बच गए 2, 5 बचो 25। अब 5 पे करेंगे, ये आ गया 11, 5 दूनी 10, 5 0 0। अब और नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या बचा 11, यहाँ पर बचा 3 और नीचे बच गया 20। 11 थी 33, 33/20, 20 एकम 20, 33 को 20 से भाग करेंगे, 20 एकम 20, यहाँ पर दशमलव, यहाँ दशमलव 0, 20 × 120, बच गए 10, यहाँ पर 0, 20 × 5 100, ये आ गया 1.65 मीटर। तो L2 का मान क्या होगा, 1.65 मीटर होगा। ऑप्शन सी आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों का असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं, तो उसे 64 मशीनों का असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। ये जैसे भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैंने आपको बताया कि आपको एक का देखना है, एक में कितना टाइम लगता है, ये एक का अनुपात का मान कितना है, तो इसके बाद आपको चाहे जितने निकालने उससे कर सकते हैं। देखो उसने यहाँ पर दिया 64 मशीनें, ये भी 8 मशीनें, यहाँ पर दिन दिए हैं, यहाँ पर दिन निकालने हैं, तो आपने क्या करना है, मशीन को इधर रखना है। आप लिखेंगे 8 मशीनों को असेंबल करने में लगे समय कितना है, 3 दिन। और एक मशीन को असेंबल करने में समय कितना लगेगा, 3/8 दिन। सीधी सी बात है, तो एक मशीन करनी हो तो वो 1 दिन से भी कम में कर दे, क्योंकि 8 मशीनें वो 3 दिन में करता है। तो 64 मशीनों का असेंबल करने में कितना दिन लगेगा, जब एक में इतना लगता है तो 64 में कितना होगा, 3/8 गुना 64, 8 × 2 64, 8 दिए 24 दिन। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है, 24 दिन उसको लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यदि 180 मिलीमीटर व्यास वाला गियर 60 मिलीमीटर वाले व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूमता है, तो छोटे गियर का आरपीएम क्या होगा। तो आपने यहाँ पर लिखना है सबसे पहले, ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है, बड़े गियर का व्यास बटे, यहाँ पर व्यास दिया हुआ, छोटे गियर का व्यास बराबर होगा। देखिए बड़े गियर का व्यास ऊपर लिखा था, तो यहाँ पर हम आरपीएम लिखेंगे, आरपीएम लेकिन बड़े गियर के सामने छोटे गियर के आरपीएम आएंगे। छोटे गियर का आरपीएम और बड़े गियर का आरपीएम, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ये इसका उल्टा होगा, हमने ऊपर बड़ा लिया, यहाँ पर व्यास में नीचे छोटा आया, तो यहाँ पर आरपीएम के अंदर जो आपको दिए हुए हैं वहाँ पर ऊपर छोटा आएगा, नीचे बड़ा आएगा। ये दोनों उल्टे रहेंगे, ये आपने ध्यान रखना। अगर यहाँ पर बड़ा लिख रहे हो तो यहाँ पर छोटा आएगा, यहाँ छोटा लिख रहे हो तो बड़ा आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो बड़े गियर का व्यास कितना है, 180 मिलीमीटर व्यास वाला गियर 60 मिलीमीटर व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ, यानी कि 180 व्यास वाला गियर बड़ा होगा, तो ऊपर कितना आ गया, 180 mm इसका डाया हो गया, बटे 60 mm व्यास वाला गियर, 60 mm इसका व्यास छोटे वाले का हो गया। और उसने बोला कि बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूमता है, यानी कि हमें छोटे गियर का आरपीएम हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे छोटे गियर का आरपीएम। आप इसको N1 भी नाम दे सकते हैं। और बड़े गियर का आरपीएम कितना है, 60 है। तो हम उसने बोला कि छोटे गियर का आरपीएम क्या होगा, छोटे गियर का आरपीएम हम इसकी क्या करेंगे, आर पार गुना कर देंगे, ये आपने पहले भी किया होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका
छोटे गियर का आरपीएम गुणा में 60, N1 जिसको हमने बोला है गुणा में 60 बराबर क्या होगा, बड़े गियर का व्यास और बड़े गियर का आरपीएम। तो ये हो गया आपका 180 गुणा में 60। ये इधर गुणा में है तो N1 इजिकल टू 180 गुणा में 60, नीचे आगे भाग का हो जाएगा, 60 से 60 कट गया तो आपके आगे 180 आरपीएम। तो जो आपका छोटा गियर होगा वो 180 आरपीएम पर रन करेगा, 180 आरपीएम पर दौड़ेगा। आपने फार्मूला में ध्यान रखना है बड़े गियर का व्यास बटे छोटे गियर का व्यास और छोटे गियर के आरपीएम बटे बड़े गियर के आरपीएम। इसमें जो वैल्यू आपको दे रखी है आपने पुट करना, हमारे पास बड़े गियर का व्यास था 180 मिलीमीटर, हमने वो लिख दिया। छोटे गियर का व्यास था 60 mm, हमने वो भी लिख दिया। और छोटे गियर का आरपीएम हमें नहीं पता थे, हमें वो निकालने हैं। और बड़े गियर के आरपीएम हमें पता थे 60 दिए हुए थे, वो हमने यहाँ पर लिख दिया और इसको आर पर गुणा कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया, जिसका ऑप्शन ए बी 120 40 है, ये नहीं है। और ये देखिए ऑप्शन डी है इसका जो आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कॉपर द कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर 42.3 kg एंड टीन वेट 2.7 kg। ये कहता है कि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम है और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है, तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। इसके कहने का मतलब है कोई कास्टिंग बनाई हुई है, कोई मतलब कि मटेरियल को दोनों को मिलाकर कोई पार्ट बनाया गया है जिसके अंदर 42.3 किलोग्राम वजन तो तांबे का है और टीन का है 2.7 किलोग्राम, तो तांबे का परसेंटेज कितना है वो हमें निकालना है। तो इसमें क्या है, हम लिखेंगे टोटल वजन कितना होगा या कुल वजन कितना होगा। 42.3 तांबे का हो गया प्लस 2.7 टीन का होगा, ये हो गया आपका टीन और ये हो गया आपका तांबा। तो ये दोनों मिलाकर हो गया 7 और 3 10 की 0 2 और 1 3 और 2 5 4 45.0 kg, यानी कि 45 किलो आपका टोटल वजन कुल वजन हो गया। और जब कोई भी चीज़ संपूर्ण होती है, कुल होती है, टोटल संख्या होती है, वो किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। तो 45 kg का प्रतिशत मान इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। और 1 kg का प्रतिशत मान कितना होगा, 100/45। और निकालना किसका हमें, तांबे का मान, यानी कि 42.3 का प्रतिशत में मान क्या होगा, 100/45 गुना में 42.3 का दशमलव खोल दो बटे 10 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गई और ये हो गया आपका 5 9 में 45, 5 दूनी 10 और 9 3 18 9 3 9 36 और 9 चौका 36 बच गए 6 9 7 63 47 दूनी 94। यानी कि जो तांबे का जो इस कास्टिंग के अंदर प्रतिशत होगा वो होगा 94% तांबा इसके अंदर मिलाकर बनाया हुआ है इसको। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ए मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर Rs 300। हिंदी में बात करते हैं, यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचा जाता है और उसे 25% लाभ होता है तो खरीद का मूल्य क्या है। तो आपने देखना कि इसको खरीद का मूल्य क्या है, उसने 300 रुपये में उसको बेचा है और उस पर उसको 25% लाभ मिला है। यानी कि जब उसने किसी चीज़ को, मान लीजिए हम कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदते हैं और तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो 100% के इक्वल होती है और उसको हम बोल देते हैं 12 रुपये में और हम उसको बोले कितने % लाभ हो गया, तो इसने ये बोला कि 25% लाभ हो गया। यानी कि 100% तो उसने पहले खरीदा हुआ था, 25% उसको लाभ मिल गया, तो यानी कि वो कितना हो गया, 125% हो गया। यानी कि जो 300 रुपये का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 125% के बराबर होगा। जो 300 रुपये में उसने बेचा है इसको वो 125% के बराबर होगा। तो 125% का मान कितना हो गया, 300 RS हो गया। और 1% का मान कितना हो गया, 300/125। और 100% निकल जाएगा तो उसका जो हमने परचेज किया उसको जिस रेट पर हमने खरीदा वो मान आ जाएगा 300/125 गुना में 100। 25 के 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5 6 30, 5 0 0 4 6 24, 240 रुपये के अंदर उसने खरीदा था उसको। जो ऑप्शन सी है 240 के अंदर उसने उसको खरीदा था और 300 रुपये में उसने बेचा जिस पर उसको 25% लाभ हुआ, यानी कि उसको 60 रुपये का लाभ इस पर मिला उसको। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। 18.5
5% को हमने दशमलव भिन्न के अंदर बदलना है, 18.5% को। तो हम इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे 18.5%। मैंने बताया जब भी किसी संख्या के साथ प्रतिशत को हटाना तो बटे में 100 कर देंगे और लगाना है तो गुणों में 100 कर देंगे। अब इसका प्रतिशत हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18.5 बटे में 100 हो जाएगा। अब दशमलव का मान भी हटा दीजिए तो ये 100 के साथ ए दशमलव के बाद एक स्थान पर एक जीरो और आ जाएगी, तो ये आ गया 0.185। ये आपका ऑप्शन है ए। अब अगले कुछ क्वेश्चन है जो हमारे साइंस से हैं। इसमें कहता है कि विच वन इज़ नॉन मेटल, इनमें से अधातु कौन सी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा ग्रेफाइट आपकी अधातु है। और इसके बाद कहते हैं इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। किस धातु में लोहा पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए लोहा धातु के अंदर तो लोहा मिलेगा ही, तो इसका ऑप्शन आपका डी है। और क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन। वह कौन सी धातु है जिसमें आयरन नहीं होता। तो नॉन फेरस मेटल है जो अलोहा धातु जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, निम्नलिखित कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुणधर्म है। जो यांत्रिक गुणधर्म वो उसकी डक्टिलिटी है, तन्यता है, वो उसका यांत्रिक गुणधर्म है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं। और विच इज़ ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, भंगुर धातु कौन सी होती है। भंगुर धातु होती हैं जिस पर चोट मारते ही वो बिखर जाती हैं और या तो लचकदार नहीं होती, वो बिल्कुल एकदम से टूट जाती हैं। तो वो कास्ट आयरन जो है, जो आपकी ब्रिटल मेटल है, भंगुर धातु है, जिसकी लेथ मशीन का बेड वगैरह बना होता है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना। तो जब हम किसी कटिंग टूल जो इन कटिंग टूल जो बनाते हैं तो वो किसी चीज़ को काटता है तो कटिंग टूल ख़राब ना हो जाए, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, उसके अंदर हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है कटिंग टूल के अंदर, जो उसको बनाए रखती है। जैसे हमारा कोई भी कटिंग टूल है तो वो घिसे ना, जब हम मशीन पर ऑपरेशन करते हैं, टर्निंग करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो घिसे ना, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है, उसके अंदर हार्डनेस की क्वालिटी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती है। बिना फ्रैक्चर के विच मटेरियल अनेबल्स टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, किसी धातु पर, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है और वो परिवर्तन उसमें बना रहता है बल हटाने के बाद भी, और वो टूटती नहीं है। तो वो कौन सा गुण होता है, वो होती है प्लास्टिसिटी। वो क्या होती है, प्लास्टिसिटी होती है, जिसमें बल लगाने के बाद उसमें बदलाव आ जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद भी वो बनी रहती है बल हटाने के बाद भी, और उसमें फ्रैक्चर नहीं होता, तो वो गुण होता है प्लास्टिसिटी। इसके बाद है, धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वस्थित होने की क्षमता रखता है। इसके अंदर ये कह रहा है कि जब हम किसी धातु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद उसमें बदलाव आ जाता है, और जब बल हटाते हैं तो वह वापस अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाती है, जो बदलाव था वो खत्म हो जाता है। वह कौन सा गुण होता है, वो होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आपका वह गुण होता है जिसमें बल लगाने पर बदलाव आता है और बल हटाने पर वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 41 तक ही हम करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो के अंदर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर उसके बाद पार्ट 3 के अंदर फिर हम आगे जो क्वेश्चन है वो करेंगे। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं आप। और अगर कोई क्वालिटी इशू है या कोई भी और दिक्कत अगर आपको वीडियो में आ रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूँ। और अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।